अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने दो तीन तीन लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और हमने कुछ करीब 4 के करीब सवालात भी कर लिए हैं और कल कुछ एमसीक्यूज भी हमने ट्राई किए थे उसके कैश फ्लो के। आज हम एक बड़ा अच्छा सवाल करेंगे कैश फ्लो का। ज़रा थोड़ा-सा एडवांस क्वेश्चन होगा विथ उसमें स्लाइट रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है? तो और अच्छी लर्निंग हो जाएगी और कुछ मसाइल आपके सामने पेश कर देंगे। चलें, ये क्वेश्चन है नॉबरी के नाम से। देखें आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का नाम है नॉबरी। नॉबरी, आप मुझे बताएं आपकी बुक में कौन सा पेज नंबर है? नॉबरी के नाम से क्वेश्चन है। 30 से 30 40 के बीच में होगा, पेज नंबर 30 से 40 के बीच में बुक में होगा। देखो, चेक करके निकाल लो। नॉबरी। नॉबरी के नाम से एक सवाल आपके पास होगा। देखो, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 बच्चों, आपके सामने पेज नंबर 37 पे एक क्वेश्चन होगा नॉबरी। ठीक है? अच्छा, अब ये वो कल वाले सवालात की तरह नहीं है, नॉर्मल सवाल है। इसमें एक इनकम स्टेटमेंट और दो एसओएफपीज गिवन है। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों एक इनकम स्टेटमेंट और दो एसओएफपीज गिवन है। एक इनकम स्टेटमेंट और टू एसओएफपीज गिवन है। एक इनकम स्टेटमेंट और टू एसओएफपीज गिवन है। ओके, अच्छा, अब बच्चों की तरह आप सब जानते हैं कि तीन एक्टिविटीज होती हैं। तीन एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, याद है तीन एक्टिविटीज। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आसानी से हो जाएंगी। सुने यहाँ, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको पता है कि हम काम शुरू करते हैं पीबीटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप सबको पता है हम काम शुरू करते हैं पीबीटी से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। देख लो स्क्रीन स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन पे पीबीटी तैयार गिवन है। स्क्रीन पर आपके सामने पीबीटी तैयार गिवन है, कितना? 41738। स्क्रीन पर आप हजरात के सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तैयार गिवन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तैयार गिवन है, कितना? ये देखो कितना है, देखो 41738। सही है, पीबीटी से शुरू कर लेंगे। अब बच्चों की तरह सबसे पहले पीबीटी में वही रूटीन चलते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड बैक होता है, ये देख लो तैयार गिवन होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रहा 5862। 5862 नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में माय डियर स्टूडेंट, नोट नंबर 2 में माय डियर स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तैयार गिवन है। नोट नंबर 2 में माय डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तैयार गिवन है। सही है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद आपको याद है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होता था, या गेन होता था या लॉस। चलो नोट नंबर 1 में पढ़ो, ये रहा गेन ऑन डिस्पोजल है। गेन ऑन डिस्पोजल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st May X4, the company sold a piece of equipment for 3053. The company sold a piece of equipment for 3053, realizing a profit of 1540, realizing a profit of 1540। ओके, तो आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल, आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल आया है 1540 का। गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? 1540 का है। तो देखें, गेन ऑन डिस्पोजल आप सबको पता है एडजस्टमेंट फॉर से लेस हो जाएगा। अकाउंटेंट ने ऑलरेडी ऐड किया होगा, आप लेस कर दोगे। दो चीजें हो गई, देख लो। अब देखें, बड़े बड़ी क्लासेस के बाद इस सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम आई है। देखो ये देखो देखो, याद है मैंने मेन फॉर्मेट जो कैश फ्लो की पहली क्लास हुई थी उसमें एक चीज लिखवाई थी, इंटरेस्ट इनकम। ये देखो यहाँ यहाँ है, ये देखें इन्वेस्टमेंट इनकम 146 की नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट इनकम 146 की नजर आ रही है। देख लो इन्वेस्टमेंट इनकम 146 की नजर आ रही है। आप जरा सोच के बताएं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम पीबीटी में ऑलरेडी ऐड हुई हुई है। आप इस इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम
पीबीटी में ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम पीबीटी में ऑलरेडी ऐड हुई हुई है। तो आप जब आप कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो एडजस्टमेंट फॉर में से इसको लेस कर देना। अकाउंटेंट ने पीबीटी में इसको ऐड करके दिया हुआ, आप इसको एडजस्टमेंट फॉर से लेस कर देना, जीरो कर दिया। क्यों जीरो किया? क्योंकि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इनकम एक बार आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करनी है। ये इन्वेस्टमेंट इनकम एक बार आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करनी है, इन्वेस्टमेंट का फल है। फिर सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ऑलरेडी पीबीटी में ये नॉन रूटीन चीजें पिछले 4 सवाल में नहीं थी। ऑलरेडी पीबीटी में इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड हुई हुई है, ऐड हुई हुई है। आप इसी 146 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करके उसकी मेहनत जीरो कर देना, उसकी मेहनत जीरो कर दी। अब बताओ, ये जो 146 है, ये पैसे भी तो मिले होंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट का फल है ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड कर देना, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देना। उसके बाद अगली चीज है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, चारों सवाल में था, 5वीं बार आया है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीबीटी में से देखो लेस हुआ हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीबीटी में से ऑलरेडी क्या हुआ हुआ है? लेस हुआ हुआ है। आप एड बैक कर देना, आप पहले एड बैक करके इसको जीरो कर देना, और फिर थोड़ा नीचे जाना, थोड़ा नीचे जाना, जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाए तो उसके नीचे इंटरेस्ट पेड लेस करोगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे इंटरेस्ट पेड क्या करोगे? लेस करोगे। मेरी बात सुने, यहाँ देखें, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में इंटरेस्ट पेड क्या करोगे? लेस करोगे। तवज्जो, बच्चे ने कहा इंटरेस्ट पेड कैसे निकलेगा? मैंने कहा मैं बताता हूँ, वही बात बोल रहा हूँ जो 4 सवाल में बोली थी। मेरा दावा है इस सवाल में, मेरा दावा है इस सवाल में कि इस सवाल में जितना ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, देखें यहाँ देखें, इस सवाल में ये जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा। इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा। बच्चे ने कहा हाउ कैन यू से दिस, व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा दलील दूं, आओ दलील देता हूं। ये देखो, बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में देख लो, बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में देख लो, कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना, एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना इस बात की दलील है, एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना इस बात की दलील है कि जितना इस साल का इंटरेस्ट था वो पूरा का पूरा पे हो गया है, वो पूरा का पूरा पे हो गया है। तो बेटा 1177 देख लें, 1177 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वही पेड होगा। ठीक है, तो हमेशा सवाल में ऊपर 3 चीजें होती थी, इस बार 4 है। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने एडजस्ट करा, एक गेन ऑन डिस्पोजल एडजस्ट किया, एक मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम एडजस्ट की, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। 4 चीजें हो गई। अब 3 रूटीन चीजें, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, और इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल। आपको कभी भी इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों चीजें आपको बैलेंस शीट से प्लेट में रख के मिल जाती हैं। इन्वेंटोरी, रिसीवेबल्स और पेबल्स बैलेंस शीट में प्लेट में रख के मिल जाती हैं, बैलेंस शीट में प्लेट में रख के मिल जाती हैं। ओके, राइट। देन उसके बाद आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद एक चीज होती है इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। चलो, ये नॉर्मल सवाल है, इसमें देखो टैक्स का एक्सपेंस भी गिवन है। ये देखो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स का एक्सपेंस गिवन है, तो वही नॉर्मल तरीके से टैक्स का अकाउंट बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। टैक्स का अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे, टैक्स का अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे। चलें, मैं खामोश हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप टैक्स का अकाउंट बनाओ। चलो, टैक्स का अकाउंट बना लो भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हजरात टैक्स का अकाउंट बना लें। ये रहे स्क्रीन पे मैंने सारा डाटा लिख दिया है। टैक्सेशन की ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी भी लिख दी है, टैक्स की ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी भी लिख दी है, और टैक्स का एक्सपेंस भी लिख दिया है। टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी भी लिख दी है और एक्सपेंस भी लिख दिया है। ये आपको पहली क्लास में सिखाया था। चलो, टैक्स पेड निकाल दो।
अब यहाँ देखें, मैं टैक्स पेड आपको निकाल के देता हूँ, कैसे निकलेगा? ये देखो, इधर देखो, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी है 7323, देख लो नजर आ रही है, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी है 7323, ओके। क्लोजिंग टैक्स लायबिलिटी है 7989, ठीक है। ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी है 7323, क्लोजिंग है 7989। और बताओ, अब इनकम स्टेटमेंट में जाओ, ये देखो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस ये रहा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस फॉर द ईयर है 9857, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस फॉर द ईयर है 9857। चलो इन दोनों को ऐड करो, ये लेस करो, ये आपके पास आ जाएगा टैक्स पेड, कितना आया? 9191 इज योर टैक्स पेड, 9191 इज योर टैक्स पेड। ये रूटीन काम है जो परसों डे बिफोर यस्टरडे वाली क्लास में किया था, डे बिफोर यस्टरडे वाली क्लास में किया था, जो पहले वाली क्लास में किया था, याद है? ओके, तो टैक्स पेड सबका आ गया। रूटीन काम है अकाउंट बना के, जब भी आपको एक्सपेंस गिवन हो, ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन हो, तो टैक्स पेड यू कैन इजीली कैलकुलेट। और यूं मेरे बच्चों, बातों बातों में मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करा दी, बातों बातों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई, बातों बातों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई, बातों बातों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन। तो बच्चे ने कहा ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं था। मैंने कहा ऑब्वियसली ये सवाल मैं इसलिए नहीं करा रहा कि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करानी थी, असल मुझे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करानी थी। चलें, अब मेरी तरफ देखें, अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आता हूँ। देखो आपके पास ये देखो, इस बार वैसे मुझे पता है, नजर आ रहा है मुझे, देखो कॉस्ट का भी बैलेंस गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। और कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फर्क होता है एनबीवी, ये है एनबीवी देखो नीचे। लेकिन मेरी आपको नसीहत ये है कि आप एनबीवी से सॉल्व करें, आसान है, एनबीवी से सॉल्व करना आसान है, सही है। तो ये जो आखिरी चीज है ना, ये आपके पास एनबीवी गिवन है, देखो ये एनबीवी है, ठीक है। तो अब ओपनिंग एनबीवी कितनी है, देखो 88466, और क्लोजिंग एनबीवी ये रही 117411। नॉन करंट एसेट की यानी पीपीई की, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओपनिंग एनबीवी है 88466 और क्लोजिंग एनबीवी है 117411। सही है, अब होश में रहे हम, यहाँ सीखना है। चलो मैंने यहां आपके सामने एक अदद अकाउंट बना दिया, ये मैंने एनबीवी का पीपीई एनबीवी का अकाउंट बना दिया। ओपनिंग है 88466 और क्लोजिंग है 117131, यही है, एक मिनट फिर देख लो, 117411। 117411, 117411, 117411, हाँ ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, यहाँ देखें, सामने देख लें, सामने देख लें मेरे प्यारे बच्चों, सामने देख लें। अब बेटा इस साल एक नॉन, इधर इधर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है बताता हूं। देखो नोट नंबर 2, बुक तुम्हारे पास है, नोट नंबर 2 में देखो तैयार, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज स्टेटेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 5862, इस साल का डेप्रिसिएशन है 5862, इस साल का डेप्रिसिएशन है 5862। बच्चे ने कहा कि क्या कोई एसेट बिका है? हाँ बिल्कुल बिका है, एक एसेट बिका भी है, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखें, कह रहा है इस साल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st May X4, नोट नंबर 1 रीड कर रहा हूं, नोट नंबर 1 रीड कर रहा हूं। During the year ended 31st May X4, the company sold a piece of equipment for 3053। यार बेचा कितने में, कैश कितना आया, 3053 का कैश आया। और जब 3053 में बेचा, जब 3053 में बेचा तो गेन कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ, प्रॉफिट यानी गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 1540 का। अब आप मुझे बताएं 3053 का बेचा, 3053 का बेचा तो 1540 का गेन हुआ, तो इसका मतलब एनबीवी कम होगी ना, एनबीवी कम होगी, महंगा बिका तभी तो गेन हुआ, एनबीवी कम होगी, महंगा बिका तभी तो गेन हुआ। बताओ एनबीवी बताओ कितनी है, डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लो भाई, यस 1513। इसका मतलब मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ देख लें,
जो नॉन करंट एसेट इस साल बिका है, जो नॉन करंट एसेट इस साल बिका है, उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी, बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी थी? 1513। तो अब देखो ये एनबीवी का अकाउंट है, एनबीवी का अकाउंट है, तो याद करो कल भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ से बाहर निकलेगी डिस्पोजल की एनबीवी, यहाँ से बाहर निकलेगी डिस्पोजल की एनबीवी 1513, बाहर निकल गई ये डिस्पोजल की एनबीवी 1513, ठीक है, 1513। अब नाउ कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब देखो, अब आम आदमी क्या करता है, आम आदमी, मैं और आप नहीं, आम आदमी क्या करता है? आम आदमी कहता है देखो इधर देखो, ये सारी राइट साइड को ऐड करो, लेट्स ये लेस करो, ये आ जाएगी कैश एडिशन, राइट को ऐड करो और इसको लेस करो, ये आ जाएगी कैश एडिशन। बच्चे ने कहा कल पिछले 2 सवाल से तुम यही करा रहे थे, इधर राइट साइड को ऐड करके वो लेस करते थे, कैश एडिशन आ जाएगी। कल वाले सवाल के हद तक तो सही था, कल वाले सवाल के हद तक तो सही था, आज ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके मार्क्स कटेंगे, आज अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके मार्क्स कटेंगे। बच्चे ने कहा हजरत आप इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं, आप इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा एक मिनट, जवाब देता हूं। जाओ बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे जाओ, चलो सब मिलके बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे जाते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी का पैकेट देखते हैं। आओ आओ आओ, ये देखो, ये रहा, ये बैलेंस शीट की इक्विटी साइड देख रहे हो। इस बार पहली बार आपके क्वेश्चन में, इस बार पहली बार आपके क्वेश्चन में बच्चों रिवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है, आपके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है। देखें, ओपनिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व ये रहा 7123 और क्लोजिंग है 15395। ओपनिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व 7123 और क्लोजिंग है 15395। मेरे बच्चों आपने आईएएस 16 पढ़ा है, आपने आईएएस 16 पढ़ा है, थोड़ा सा सोचो, रिवैल्यूएशन रिजर्व शुरू में कम था फिर ज्यादा हो गया, ईयर के स्टार्टिंग में कम था, ईयर के एंड पे ज्यादा हो गया, तो यहां से नजर आ रहा है कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है। जरा कोई बच्चा मुझे बताए कितने से अपवर्ड डिफरेंस ले, कोई एक बच्चा मुझे अमाउंट बताए, 7123 और इसका अमाउंट का डिफरेंस कितना है, अमाउंट का डिफरेंस बताओ। 8272। देखो बिल्कुल क्लियर क्लियर यहां से नजर आ रहा है कि आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 8272 से बढ़ा है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 82 से 72 से बढ़ा है, इसका मतलब 8272 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई होगी, 8272 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई होगी, सोचो। हाँ, हाँ जी। अब देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ बचपन में किस तरह पढ़ा था, तुम्हें टीचर ने इस तरह पढ़ाया था, C इज इक्वल टू A माइनस एल लिख के, देखो C इज इक्वल टू A माइनस एल, तो एक एंड से इक्विटी बढ़ेगी तो दूसरे एंड से एसेट भी तो बड़ा होगा, एक एंड से इक्विटी बढ़ी होगी तो दूसरे एंड से एसेट, डबल एंट्री बनाओ, पीपीई डेबिट हो रहा होगा, पीपीई डेबिट हो रहा होगा 8272 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो रहा होगा 8272 से, सही है बेटा, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है, पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, सही है। अब जरा सोचो ये एंट्री बन चुकी है, ये एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, तभी तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन आ रही है, ये एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है तभी तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन आ रही है। तो बेटा जब ये एंट्री बनी होगी तो अकाउंट में पोस्ट भी हुई होगी, जब ये एंट्री बनी होगी तो इससे पीपी बढ़ रहा है ना, इससे पीपी बढ़ रहा है, तो पीपी के अकाउंट में यहाँ पोस्ट कर दो, कितना रिवैल्यूएशन कितना है, 8272, सही है। देखो जरा एक बात सोचो, जहां आपने बाकी सारी चीजों की मूवमेंट पोस्ट की है, जहां आपने बाकी सारी चीजों की मूवमेंट पोस्ट की, यानी अकाउंट का मतलब हर वो चीज जो नॉन करंट एसेट को हिला रही है, हर वो चीज जो नॉन करंट एसेट को हिला रही है वो सब इसमें जाएगी, तो रिवैल्यूएशन की वजह से नॉन करंट एसेट हिल रहा है ना, तो ये मूवमेंट भी रिफ्लेक्ट करनी थी, ये मूवमेंट भी रिफ्लेक्ट करनी थी। अब यहाँ रुको, एक काम करो, अब जरा कैलकुलेट हो, अब जरा कैलकुलेट हो, और इन तीनों को राइट हैंड साइड को ऐड करो और लेफ्ट हैंड साइड को लेस करो, अब तुम्हारे पास सही कैश एडिशन आ जाएगी, राइट हैंड साइड को ऐड करो और लेफ्ट हैंड साइड को लेस करो, अब सही कैश एडिशन आ जाएगी, बताओ। 28048, वेरी गुड, 28048, दिस इज योर कैश एडिशन, दिस इज योर कैश एडिशन, ये है आपकी कैश एडिशन 28048, 28048, 28048 इज योर कैश एडिशन, सही। मैं 30 सेकंड रुक रहा हूं, पहले इसको देख लो, पहले देख लो।
अब जरा यहाँ देखें, सामने देखें, पॉइंट ये है। अब जरा बच्चों के सवाल सुने और मैं उनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल, एक बच्चे ने हैंड रेस किया। बच्चे ने कहा ये बताएं, जरा सुने यहाँ। बच्चे ने कहा इस बार नॉन करंट एसेट कितने से बढ़े? नॉन करंट एसेट कितने से बढ़े? मैंने कहा आपको पता है ना, नॉन करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैंने पहले उसको यूं बोला, मैंने कहा इससे इससे बढ़े। ये देखो, ये देखो, ये दोनों की तरफ ऐड किया। मैंने कहा इन दोनों से मिलके बढ़े। नॉन करंट एसेट इन दोनों से मिलके बढ़े। रिपीट, बच्चे ने पहला सवाल किया। बच्चे ने कहा नॉन करंट एसेट कितने से बढ़े? तो मैंने ये बड़ा सर्कल बनाया, मैंने कहा इन दोनों नंबर से बढ़े क्योंकि डेबिट हो रहे हैं। फिर बच्चे ने कहा ये बताओ कि नॉन करंट एसेट के बढ़ने की कौन सी वजह कैश फ्लो है? नॉन करंट एसेट की बढ़ने की कौन सी वजह कैश फ्लो है? ये वाली, बस ये वाली। ये कैश एडिशन वो वजह है जिसमें पैसे देके नॉन करंट एसेट बढ़े। ये कैश एडिशन वो वजह है जिसमें पैसे देके नॉन करंट एसेट बढ़े। तो अभी जब मैं कैश फ्लो बढ़ाऊंगा बनाऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो पैसों का आना और जाना आता है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ 28048 आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ 28048 का आउटफ्लो आएगा। ये देख लो, ये आउटफ्लो आएगा। देखो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक आउटफ्लो चले जाएगा। तो बच्चे ने कहा ये जो एंट्री है रिवैल्यूएशन वाली, ये जो एंट्री है रिवैल्यूएशन वाली, ये पूरे कैश फ्लो में कहीं भी नहीं जाएगी। ये पूरे कैश फ्लो में कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है। दिस इज नॉट अ कैश फ्लो। ये कोई, ये ऐसे पड़े पड़े महंगा हुआ, ये कोई कैश फ्लो नहीं है। ये कोई कैश फ्लो नहीं है। सही है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, ये कैश प्रोसीड जो है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये गेन ऑन डिस्पोजल आप सब जानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इसी तरह ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। ओके, राइट। अच्छा, अब इस सवाल से आपने क्या सीखा? इस सवाल से क्या सीखा सुनो, और ये बात को अपनी डिक्शनरी में डाल के ब्लॉक कर दो कि आज के बाद कभी भी आप नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे होगे, आज के बाद कभी भी आप नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे होगे, तो ये निगाहें एक बार हमेशा इक्विटी साइड पे जरूर जाएंगी। ये निगाहें एक बार इक्विटी साइड पे जरूर जाएंगी कि कहीं रिवैल्यूएशन तो नहीं हो रहा, कहीं रिवैल्यूएशन रिजर्व की मूवमेंट तो नहीं है। तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। सही है, वरना आपके आंसर गलत आएंगे। जरा सोचो, अगर कोई बच्चा इस रिवैल्यूएशन वाली एंट्री को पोस्ट करना भूल जाता, अगर कोई बच्चा इस रिवैल्यूएशन वाली एंट्री को पोस्ट करना भूल जाता, तो उसकी ये कैश एडिशन बेटा गलत आ रही होती। इसकी ये कैश एडिशन गलत आ रही होती। हाँ, पक्का कॉपी कर लें। कर लिया बेटा? बेटा कॉपी कर लिया प्यारे बच्चों?
लिख लिया। हाँ भाई, परचेज ऑफ पीपी सिर्फ एनबीवी अकाउंट से ही आएगी। नहीं, उससे भी आ सकती है, कॉस्ट वाले अकाउंट से, लेकिन उसमें मजदूरी ज्यादा होगी बेटा, बहुत दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी है बहुत ज्यादा। ये आसान तरीका है बहुत। वर्ल्ड वाइड बच्चे और टीचर्स इसी को प्रेफर करते हैं, एनबीवी। अगर एनबीवी से हो जाए तो बेस्ट है। चलो कर लिया। अब कर लिया ना। इधर देखो, ये देखें। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज नॉट अ बिग डील। ये देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। इश्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए देखो, शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, यहाँ देखें। शेयर कैपिटल आपका कितने से बढ़ रहा है, ये देख लो। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, सब देखें। शेयर कैपिटल ये बढ़ रहा है, और ये शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है। बताओ, शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है, बोलो। 3669। 3669 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है? शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है, बोलो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। 3781, 3781। ओके, तो अब जरा आपने क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर लो। 3669 और 3781 को ऐड कर लो। 3669 प्लस 3781 को ऐड कर लो, तो ये इशू ऑफ शेयर्स का पैसा आ जाएगा। ये इशू ऑफ शेयर्स का पैसा आ जाएगा 7450। वेरी गुड। 7450 आपका प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स है। अब लोन नोट को देखो। लोन पहले आपका था 24068, अब कम हो गया। आपका लोन नोट्स कम हो रहे हैं। लोन पहले ज्यादा था, अब कम हो रहा है। कितने से कम हुआ? लोन कितने से कम हुआ, देखो। लोन कितने से कम हुआ? 7 या 6000 समथिंग, 6244। 6244 से लोन कम हो रहा है, तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन है। बस ये रीपेमेंट ऑफ लोन है, ठीक है। ओके। हाँ, चलो अब क्वेश्चन को अपने सामने रख लो। क्वेश्चन अपने सामने रख लो। अब मजे से कैश फ्लो बनेगी, मजे के साथ कैश फ्लो बनेगी इंशाल्लाह। अब मजे से कैश फ्लो बनेगी। सही है, चलो मैंने भी क्वेश्चन निकाल लिया, आप भी निकाल लें। चलो भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैश फ्लो। आप लोग भी बनाए अपनी अपनी कैश फ्लो, का मसला नहीं है, मेरे साथ साथ चलें, ऐसी विश। चलो भाई, क्या नाम है? पहली एक्टिविटी का नाम होता है सीएफओ। पहली एक्टिविटी का नाम क्या है? सीएफओ। ठीक है। नौबरी एसओसीएफ फॉर द ईयर एंडेड 31 May X6। ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विथ पीबीटी। स्टार्ट विथ पीबीटी। पीबीटी कितना है? 41738। 41738 का पीबीटी है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फॉर, इधर देखें बेटा, बहुत आराम आराम से चलें। सबसे पहली चीज है आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहली चीज है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरे ख्याल से था 61। डेप्रिसिएशन एक्स 5862, सॉरी 5862 का डेप्रिसिएशन था।
फिर इस सवाल में आपके पास लॉस नहीं है बल्कि गेन ऑन डिस्पोजल है। लॉस नहीं है बल्कि गेन ऑन डिस्पोजल है। कितना है बेटा गेन ऑन डिस्पोजल? इस सवाल में आपका गेन ऑन डिस्पोजल है 1540। ओके, देन फिर इस सवाल में आपके पास पहली बार काफी दिनों बाद आई है इन्वेस्टमेंट इनकम। कितनी है इन्वेस्टमेंट इनकम? 146। इन्वेस्टमेंट इनकम थी 146। यस, 146 वो लेस हो जाएगी। फिर आपके सॉरी फिर आपके पास है फाइनेंस कॉस्ट, जिसको तुम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बोलते हो। 1177 1177 यही थी, ऐड बैक कर दी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब तीन चीजें आएंगी, इन्वेंटोरी, रिसीवेबल और पेबल। इन्वेंटोरी तुम्हारी 24065 से बढ़ रही है हाँ। बताओ इंक्रीज इन इन्वेंटोरी कितने से हो रही है? बताओ इन्वेंटोरी कितने से बढ़ रही है बेटा, बताओ। 866, वेरी गुड। इंक्रीज इन इन्वेंटोरी, डिक्रीज इन कैश। आ जाओ, रिसीवेबल्स भी आपके बढ़ रहे हैं। यस, रिसीवेबल कितने से बढ़ रहे हैं बोलो? कितने से बढ़ रहे हैं? 5684। अच्छा पेबल बताएं। पेबल आपका पहले कितना था? ज्यादा था, अब कम हो रहा है। पेबल डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन पेबल, डिक्रीज इन पेबल 3625, इसका डायरेक्ट रिश्ता होता है हाँ? याद है? 3625 डिक्रीज इन कैश। चलो, कोई एक बच्चा इन सबको नेट ऑफ करे, इन छह की चीजों को नेट ऑफ करे, नेगेटिव में नंबर आएगा। छह की छह चीजों को नेट ऑफ करो, बताओ। 4822, वेरी गुड। चलो, अब ऊपर नंबर लिखा है 41738, ऊपर है 41738, नीचे है -4822। नीचे है -4822, दोनों का डिफरेंस लो। 41738 और नीचे है -4822, कितना है बोलो? 36916, वेरी गुड। इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके नीचे दो चीजें लेस होंगी, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। आ जाओ, इंटरेस्ट पेड तो वही होगा जितना एक्सपेंस था 1177, और टैक्स पेड था 9191। ठीक है, चलो बताओ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया? टू 6548, थैंक यू। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। 26548 इज योर फर्स्ट आंसर। 26548 इज योर फर्स्ट आंसर। देख लो एक नजर, कॉपी करवाने का टाइम दे दूंगा। अब अगली एक्टिविटी होती है CFI। अगली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें देखो, वैसे तो दो चीजें आती हैं, इस बार तीन आएंगी। वैसे दो आती हैं, इस बार तीन आएंगी। सबसे पहले परचेज ऑफ PPE, याद है कैश एडिशन हुई थी 28048, कुछ निकाला था आप लोगों ने, कितना? 28048। 48, ओके। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल NCA, याद है? 3053 प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ NCA 3053, याद है? फिर एक इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो रिसीव हुई होगी। इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो आपकी रिसीव हुई होगी 146। 146 हजरात, इन तीनों को नेट ऑफ करो, इन तीनों को नेट ऑफ करो, बताओ कितना आया?
25141 25141 25141 एक दो लोग चेक भी करते हैं 25141 ओके नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज CFF द नेक्स्ट एक्टिविटी इज CFF याद है CFF कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले इसमें इशू ऑफ शेयर्स proceeds from issue of shares 7450 मैंने अभी ऊपर निकलवाया था 7450 ऊपर निकलवाया था अच्छा 24849 है आंसर क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर बताओ बेटा इन्वेस्ट 24849 अच्छा सॉरी ये लीजिए 24849 ठीक है ठीक है अब मेरे बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने कुछ लोन रीपे भी किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ लोन रीपे भी किया था अभी निकाला तो था कितना था ये 6244 यस रीपेमेंट ऑफ लोन पैसे गए यहाँ इस सवाल में कोई ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड नहीं है बस खत्म ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड नहीं है नोट नंबर 4 पढ़ लो नो ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड जरा बताओ कितना आंसर आया वन टू जीरो सिक्स ठीक है अब कोई एक बच्चा इन तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले कोई एक बच्चा इन तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले इन तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले कोई एक बच्चा इन तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले भाई 2905 पॉजिटिव वेरी गुड यहां लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश and cash equivalent for the year ended 2905 अब सवाल का सीखने वाला टाइम शुरू हो गया अब सवाल का सीखने वाला टाइम शुरू हो गया अब देखो इस बार टाई करना है इट्स डिफरेंट टाई करना इज डिफरेंट देख लो आप यहां तक तो कैश फ्लो हम सब ने बना लिए अभी नहीं लिखें यहां तक कैश फ्लो बना लिए और आपके पास आ रहा है ये देखें नेट इंक्रीज आ रहा है बेटा आज से पहले क्या होता था सुनो यहां देखें आराम से पैसे समझ लो सिर्फ बैंक में पड़े होते थे पैसे सिर्फ बैंक में पड़े होते थे लेकिन एक सच बात बोलूं अगर आप सोचो आपने इतनी सारी पिछले एक साल से कम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सब बच्चे आप सब ये बात जानते हैं क्या हमारा पैसा सिर्फ ड्रॉ में पड़ा सिर्फ हमारा पैसा क्या बैंक में पड़ा होता है नहीं हमारा कुछ पैसा ड्रॉ में भी पड़ा होता है हमारा पैसा सिर्फ बैंक में नहीं पड़ा होता हमारा पैसा ड्रॉ में भी पड़ा होता है तो अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कुछ पैसे ड्रॉ में पड़े कुछ बैंक में पड़े कुछ पैसे ड्रॉ में पड़े और कुछ बैंक में पड़े तो उनको मिला देना उन दोनों को मिला के फिर रिकंसाइल करना उन दोनों को मिला के फिर रिकंसाइल करना सही है अब देखें इधर देखें मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ सामने देखें ये देखो यार क्वेश्चन की बैलेंस शीट नजर आ रही है क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखो ये तुम्हारे सामने है मैं यहाँ एक मिनट ये देखो इधर देखो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की सब यहाँ देखें एक तरफ मैं लिख रहा हूँ 2005 यानी ओपनिंग और एक तरफ लिख रहा हूँ 2006 यानी क्लोजिंग ठीक है एक है मेरे पास कैश ईयर के स्टार्टिंग का और एक है बैंक ये देखो दोनों को मिला के बात करनी है अब कैश और बैंक दोनों को मिला के बात करके समझाऊंगा देखो सुनो इधर देखो बताओ ईयर के स्टार्टिंग में इधर देखो ईयर के स्टार्टिंग में कैश कितना है 2224 और ईयर के एंड पे कैश कितना है 3689 कैश हमेशा पॉजिटिव होता है ईयर के स्टार्टिंग पे कैश कितना है 2224 बैलेंस शीट में देख लो ईयर के स्टार्टिंग में कैश है 2224 और ईयर के एंड पे है 3689 सही है कैश पॉजिटिव होता है अब जरा करंट लायबिलिटीज में जाओ देखो ईयर के स्टार्टिंग में ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट और ये ईयर के एंड का बैंक ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट भी है एक ही वक्त में ड्रॉ में पैसे भी पड़े और एक ही वक्त में बैंक बैलेंस भी है लेकिन बैंक बैलेंस ओवरड्रॉन में बैंक बैलेंस ओवरड्रॉन में तो ओवरड्रॉन नेगेटिव होता है ना तो देखो बेटा ओपनिंग नेगेटिव कितना है ओपनिंग नेगेटिव है तुम्हारे पास 676973
और क्लोजिंग नेगेटिव कितना है? क्लोजिंग नेगेटिव है 5533, ठीक है। अब बहुत आराम से चलना। बताओ ईयर के स्टार्टिंग की ओपनिंग नेट पोजीशन क्या है? ईयर के स्टार्टिंग की ओपनिंग नेट पोजीशन क्या है? देखो इधर देखो, ईयर के स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो इतना नेगेटिव है और इतना पॉजिटिव है। ईयर के स्टार्टिंग में इतना नेगेटिव और इतना पॉजिटिव, नेट पोजीशन है 4749। 4749 ये रही 4749, सॉरी 4749, ये नेट है। और जरा मुझे कोई ईयर के एंड की नेट पोजीशन बताएगा? ईयर के एंड की नेट पोजीशन बताएगा? बताओ। 1844। ईयर के एंड की नेट पोजीशन है 1844 नेगेटिव, 1844 नेगेटिव, 1844 नेगेटिव। अब सुनो, जो तुम्हें टाई करना है ना वो तुम इन नेट नंबर से करना, नेट नंबर से करना। जो तुम्हें टाई करना है वो तुम नेट नंबर से करना। बहुत आराम से चलो, इधर देखो, ईयर के स्टार्टिंग में बेटा, इधर देखें, ईयर के स्टार्टिंग में आप -4749 पे खड़े थे। सब बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर निकालें, अपना कैलकुलेटर निकालें और जरा यूं करें, -4749 में -4749 पे खड़े थे तो -4749 लिखो और 2905 उसमें ऐड कर दो। इस साल याद है कैश फ्लो में तुम्हारा कैश बढ़ रहा था 2905, तो -4749 प्लस 2905 करो, देखो जादू होगा इंशाल्लाह। -4749 में 2905 प्लस करो तो जादू हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। मैं रुक रहा हूँ, पहले ये कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो, फिर वहां जाता हूँ। कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, फिर वहां जाता हूँ, वो भी कर देता हूँ, ठहर जाओ। ये लिख लो पहले। अब देखो मैं, अगर आपने लिख लिया है तो देखो मैं इधर जा रहा हूँ वापस। ये अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ओपनिंग कैश कितना है देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग -4749 था। चलो, -4749 में 2905 ऐड करो तो ये आ जाएगा -1, कितना था, 1844 हो गया। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, चलो जी, चलो जी। लिखो भाई, ये सब लिखो, कॉपी करो आराम से, कैश फ्लो कॉपी करो, कैश फ्लो कॉपी करो।
बेटा लिख लिया? चलो कर लिया? बोलो भाई कर लिया, बोलो बोलो बोलो, कर लिया? कर लिया? बोलो भाई। ओके बेटा, अब देखें हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए अभी, लेकिन कुछ मसाइल और कुछ अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं। एक मुझे थियोरेटिकल एरिया आप लोगों के साथ पहले शेयर करना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप देखें। एक हेडिंग, एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, कैश इक्विवेलेंट। मैं इस चैप्टर में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैश इक्विवेलेंट। चलो मैं उसको लिखता हूँ, आप लोग भी कॉपी करें।
बेटा ये लिख लें, ये लिख लें। चलो इधर देखो बेटा, एक वर्ड है, सुकून से सुने, कैश इक्विवेलेंट। ये वर्ड का नाम है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है? ऑल लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हर वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ऑल लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी जब हम चाहे फौरन से कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कानूनी एक डेफिनेशन है, से 3 मंथ्स, यानी वो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर आज मैं इरादा करूं तो आराम से 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होगी, लाजिम, सही है, ऐसी चीज हो। और दूसरी शर्त क्या है? विच डज नॉट कैरी अ सिग्निफिकेंट रिस्क। रिपीट, इधर देखो, कैश इक्विवेलेंट उस लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, उस लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जो फौरन से कैश में कन्वर्ट हो जाए। फौरन से मुराद 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी बात क्या है? विच डज नॉट कैरी अ सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो, जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो, मेजर रिस्क ना हो, यानी उसकी प्राइस बहुत जोरदार फ्लक्चुएट ना होती हो। ठीक है, अब सुकून से सुनो, चीजें उठाते हैं। सबसे पहले, आज मैंने किसी इदारे के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लिए, मैंने स्टॉक मार्केट जाके किसी इदारे के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लिए। सब सुनो, क्या ऑर्डिनरी शेयर्स कैश इक्विवेलेंट है? नहीं, नहीं। क्यों? ऑर्डिनरी शेयर्स आप कंपनी को वापस नहीं कर सकते, आप कंपनी को वापस नहीं कर सकते, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है। नंबर 2, ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है, आज प्राइस 10 रुपए तो कल 15 और कल 5, इस तरह एकदम चेंज हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी शेयर्स कभी भी कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। तो इसकी कोई मिसाल बन सकती है? हाँ, प्राइस बॉन्ड। आप लोगों ने प्राइस बॉन्ड का नाम सुना है? देखें, अगर आपने प्राइस बॉन्ड खरीदे हुए हैं ना, तो वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। आप स्टेट बैंक जाएं और उसको फौरन से कैश में कन्वर्ट करा लें। आप प्राइस बॉन्ड को जब चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप प्राइस बॉन्ड को जब चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। प्राइस बॉन्ड को जब चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। प्राइस बॉन्ड को जब चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक चीज। नंबर टू, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर। जब चाहे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, एक चीज। और नंबर 2 ये है कि प्राइस बॉन्ड के अंदर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता, उसकी प्राइस कोई मेजर फ्लक्चुएट नहीं होती। तो यस, प्राइस बॉन्ड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। प्राइस बॉन्ड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, कैश इक्विवेलेंट हर उस लिक्विड लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर 2 शराइत हो। नंबर 1, जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, यानी 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। नंबर 2, which does not carry a significant risk, जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो। एक सवाल आया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नहीं बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कई कई साल बाद रिडीम होते हैं, कई कई साल बाद रिडीमेबल होते हैं, एक 3 महीने के अंदर नहीं होते। लॉन्ग टर्म है बेटा, वो लॉन्ग टर्म चीज है, वो नहीं है। ठीक है। अब जरा सुने, याद रखना, मूवमेंट्स, ये देखें वर्ड पढ़े, मूवमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, यानी अगर आपने आज कैश इक्विवेलेंट खरीदा या बेचा, कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त, कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त किसी भी एक्टिविटी में नहीं आती, ना ऑपरेटिंग में आती है, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त किसी भी एक्टिविटी में नहीं आती। बच्चे ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सही कह रहा हूँ। बच्चे ने कहा दलील दो। इधर देखो, सुनो यार, आज मेरे जेब में 1000 रुपए पड़े थे, सब यहाँ देखें,
आज मेरे जेब में 1000 रुपए पड़े थे, अगर मैंने 1000 रुपए निकाल के दिए और 1000 रुपए का प्राइस बॉन्ड ले लिया, मेरे जेब में 1000 रुपए पड़े थे, मैंने 1000 रुपए निकाल के दिए और 1000 रुपए का प्राइस बॉन्ड ले लिया, तो बच्चे ने कहा आपने तो ये इन्वेस्टमेंट की, ये तो इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगी, ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगी। बच्चे ने कहा क्यों? बच्चे ने कहा कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त, कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा जवाब सुनो, बहुत अच्छा जवाब है, जवाब दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त जवाब है, सुनो। यहाँ देखें, कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के बराबर, कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के बराबर, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के बराबर, कैश के बराबर, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के बराबर। भाई कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के बराबर, कैश के बराबर, गौर से सुनना, कैश के बराबर। यानी मेरे जेब में 1000 रुपए पड़े थे और मैंने 1000 रुपए देके अगर 1000 रुपए का प्राइस बॉन्ड ले लिया, तो कैश के बराबर ही एक चीज आ गई ना, कैश के बराबर ही एक चीज आ गई ना। तो जब कैश के बराबर ही एक चीज आ गई, तो कैश में कोई चेंजेस ही नहीं आई, कैश में कोई चेंजेस ही नहीं आई। तो जब कैश में कोई चेंजेस ही नहीं आई, तो रिकॉर्ड क्यों करूं? कैश में जब कोई चेंजेस ही नहीं आई, तो रिकॉर्ड क्यों करूं? तो यही वजह है कि कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त किसी भी एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होती, कैश इक्विवेलेंट की खरीदो फरोख्त किसी भी एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके, नाउ बात सुने, इधर देखें, इधर देखें। तो बच्चे ने कहा फिर ये कैश इक्विवेलेंट कहां आता है? सिर्फ एंड में आता है। सुनो, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर रिकंसिलेशन इन द एंड। एक मिनट बेटा, जब सवाल एंड हो जाता है, कैश फ्लो का सवाल एंड होता है, तो एंड में आपको पता है रिकंसाइल मैं करता हूं, तो रिकंसिलेशन करते वक्त जहां मैं बैंक बैलेंस और कैश का बैलेंस ले रहा होता हूं ना, जहां बैंक बैलेंस और कैश का बैलेंस हम ले रहे होते हैं, वहीं कैश इक्विवेलेंट भी अगर गिवन होगा तो कैश इक्विवेलेंट भी ले लेंगे। तो बस ये कैश इक्विवेलेंट का पूरे सवाल में कोई काम नहीं होगा सिवाय रिकंसिलेशन, सिवाय एंड में रिकंसिलेशन के वक्त ये यूज होता है, सिवाय एंड में रिकंसिलेशन के वक्त ये यूज होता है। तभी तभी एक बात बोलूं, तभी एंड में देखो, एंड में मैं डायलॉग क्या लिखता था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो मैं एंड में डायलॉग ये लिखता था ना, ये देखो पिछले 5 के 5 सवालों में मैंने ये डायलॉग लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मेरे बच्चों, कैश इक्विवेलेंट कहीं भी किसी एक्टिविटी में नहीं आता सिवाय एंड में रिकंसिलेशन के वक्त, सिवाय एंड में रिकंसिलिएशन के वक्त, सिवाय एंड में रिकंसिलिएशन के वक्त। हाँ जी, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मेजर आप लोग के लेवल पे इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन आनी चाहिए। देख लें आपके सामने ये सब। लिख लिया बेटा? अब ये दो सवाल है छोटे छोटे, ये दो सवाल एमसीक्यूज हैं छोटे छोटे, ये निपटाओ। ये दो सवाल छोटे छोटे आप निपटाएं। द बिजनेस हैज मेड अ नेट प्रॉफिट, एक बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 8000, लेकिन बैंक बैलेंस इनका गिर रहा है 5000 से। देखो याद करो, आप प्रॉफिट का मतलब पीबीटी समझ लो, 8000 का पीबीटी है, लेकिन कैश फ्लो के एंड में फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है? 5000 से कम हो रहा है। देखो 8000 का पीबीटी है, क्वेश्चन शुरू हो रहा होगा 8000 से, एक बिजनेस का प्रॉफिट है 8000, लेकिन एंड में कैश 5 से गिर रहा है। तो बताओ 8000 पे खड़े हैं और -5 पे जाना है, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं। 8000 पे खड़े हैं और फिर -5 में जाना है, तो बीच में से 13000 लेस करना होगा ना। 8000 पे खड़े हैं और -5 पे जाना है, तो बीच में 13000 पे लेस करने होंगे ना। तो अब ये चार ऑप्शन जो आपके सामने है ना, इन चारों में से वो ऑप्शन पिक करो जिसका नेगेटिव इफेक्ट 13000 आ रहा हो। इन चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन पिक करो जिसका नेट नेगेटिव इंपैक्ट 13000 आ रहा हो। करो, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, आप करो। करो, मैं चुप हूं। आपको -13000 आंसर तक पहुंचना है। देखो याद रखना, -13000, बस ये याद रखना, ये दिस इज योर टारगेट।
भाई प्रॉफिट 8,000 था, जबकि कैश आपका अल्टीमेटली 5 से गिर रहा है, यानी कैश फ्लो की फाइनल एंड -5,000 है। तो 8,000 में से टोटल कितना लेस करोगे तो -5 तक जाओगे? चलो मैं आंसर बताता हूँ। वैसे आंसर मुझे पता है, आप लोगों ने भी कर लिया है। चलो मैं आंसर बताता हूँ तुम्हें। चलो पहला, डेप्रिसिएशन कह रहा है 3,000। आपको पता है डेप्रिसिएशन हमेशा इसमें ऐड बैक होती थी। तो अगर मैं यहाँ डेप्रिसिएशन 3,000 की ऐड बैक करूँ, एक मिनट इधर देखें, और इंक्रीज इन इन्वेंटोरी लेस होती है, इंक्रीज इन इन्वेंटोरी लेस होती है 10,000। तो अब देखो, +3 -10, +3 -10 ये तो -7 बनता है, +3,000 और -10,000 ये तो -7 बनता है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। चलो इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब देखते हैं, चलो एक मिनट। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ 6,000 एंड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 7,000। चलो डेप्रिसिएशन हम सब जानते हैं, एडबैक होता है, 6,000 का एडबैक होगा। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन में तो पैसे गए हैं ना, तो रीपेमेंट ऑफ लोन तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लेस होगा ना। रीपेमेंट ऑफ लोन लेस होगा कितने का? रीपेमेंट ऑफ लोन 7,000 का लेस हो जाएगा। हाँ, अब आप देखें, +6 हो रहा है, डेप्रिसिएशन 6,000 से ऐड हो रहा है, और रीपेमेंट ऑफ लोन 7,000 से लेस हो रहा है। डेप्रिसिएशन 6,000 से ऐड हो रहा है और रीपेमेंट ऑफ लोन 7,000 से लेस हो रहा है। +6 -7, +6 -7 इज -1, +6 -7 इज -1। हाँ, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। हमें -13 चाहिए, हमें -13 चाहिए। देख लो, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब चलो सी देखते हैं। सी देखो क्या कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000, डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000, ये देखें डेप्रिसिएशन 12,000 की है, वो ऐड हो जाएगी, डेप्रिसिएशन 12,000 ऐड होगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं परचेज ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट बाय करते हैं तो आउटफ्लो लेस होता है। तो परचेज ऑफ एनसीए, परचेज ऑफ एनसीए कितना है? 25,000। बिल्कुल यही आंसर है। देख लो बेटा, 12,000 ऐड हो रहा है और 25 लेस हो रहा है। 12,000 ऐड हो रहा है, 25 लेस हो रहा है, तो अल्टीमेटली -13,000 बन जाएगा। यही आंसर है, दिस इज द आंसर। सी आंसर है भाई, ये आंसर है सी। देख लो, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करो। छोटा सा सवाल है, 10 10 आप लोग के लिए आसान सा सवाल दे रहा हूँ। चलो करो करो करो, 10 करो, स्पीड अप, 10 करो। छोटी सी कैश फ्लो बनानी है, इतनी सी मिनी। हाँ कर लिया बच्चों ने। चलो देखो, ये आपके प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब समझ लो पीबीटी गिवन है 18,750। अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगी? ऐड हो जाएगी। नॉन करंट एसेट खरीदे हैं 8,000, लेस हो जाएंगे। अब कंबाइंड बना रहा हूं, परचेज ऑफ पीपी। रिसीवेबल इंक्रीज बाय, इंक्रीज इन रिसीवेबल, decrease in inventory,
ऐड हो जाएगा, और पेबल इंक्रीज हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। चलो बेटा बताओ कितना है? 13150। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज है ये आंसर है डी। आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया मेरे बच्चों? चलें जी, अब मैं आपको जरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिएगा। देखें बेटा, मैंने जो अभी तक आपको कैश फ्लो पढ़ाया ना, वो मैंने इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ाया है। अभी तक जो मैंने आपको कैश फ्लो पढ़ाया वो इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ा है, जबकि असल में अभी तक जो हमने कैश फ्लो पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ा है। राइट, पढ़ा है। एक और मेथड भी होता है डायरेक्ट मेथड। दुनिया में एक और मेथड भी होता है डायरेक्ट मेथड, इवन आईएएस 7 में भी है, आईएएस 7 में भी है। लेकिन बेटा आप लोग के कोर्स में, आप लोग के कोर्स क्या, F3, F7, एसबीआर, आईसीडब्ल्यू, आपका देयर इज सीए के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब में यही यही एग्जामिन होता है, यही एग्जामिन होता है इनडायरेक्ट मेथड। नॉर्मली 99.9% टाइम इनडायरेक्ट मेथड ही एग्जामिन होता है। इवन दुनिया भर में जो कंपनीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाती है। ठीक है, गौर से सुनना आप। अब मसला क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है तीनों में ऑपरेटिंग है, तीनों में तीन एक्टिविटीज हैं। इसमें भी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। इसमें भी वही तीन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब सुनना भाई, देखो मेरी बात सुनो, दोनों मेथड की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिट्टो कॉपी सेम है, डिट्टो कॉपी सेम है। दोनों एक्टिविटीज की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिट्टो कॉपी सेम है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आना और जाना याद है, पैसों का आना और जाना याद है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लोज और आउटफ्लोज। तो दोनों की, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, दोनों की तवज्जो, दोनों की ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेम है। अगर हमसे कोई पूछे, अगर हमसे पूछे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में मेजर फर्क क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में मेजर फर्क क्या है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में मेजर फर्क क्या है? तो मेजर फर्क जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिट्टो कॉपी सेम है, डिट्टो कॉपी सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। आप सुनो, डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आना और जाना होता है, आना और जाना। इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी पैसों का आना और जाना होता है, जबकि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट रिकंसिलेशन होती है। इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी है ना वो प्रॉफिट रिकंसिलेशन होती है, सही है। इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी से शुरू होती है, इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी से शुरू होती है और कैश फ्लो पे खत्म होती है। पीबीटी से शुरू होती है, पीबीटी से शुरू होती है और कैश फ्लो पे खत्म होती है, कैश फ्लो पर खत्म होती है, कैश फ्लो पर खत्म होती है। सुने, इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी से शुरू होकर कैश फ्लो पे खत्म होती है, जबकि जबकि डायरेक्ट मेथड की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें भी पैसों का आना और जाना कैसी होती है बताऊं? डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपने सेल्स की, जो पैसा है वो ऐड कर दो, परचेजेस की लेस कर दो, वेजेस पे की लेस कर दो, बस पैसों का आना और जाना। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड की तीनों एक्टिविटीज में पैसों का आना और जाना, डायरेक्ट मेथड की तीनों एक्टिविटीज में पैसों का आना और जाना, जबकि इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसों का आना और जाना है, पैसों का आना और जाना है। ओके, राइट, पक्का। अब मैं आपको एक सवाल सिर्फ किट में, वैसे हमारे एग्जाम में भी मैंने बच्चों से बहुत फीडबैक लिए, इनडायरेक्ट मेथड ही आता है, लेकिन किट में डायरेक्ट मेथड का एक सवाल है, डायरेक्ट मेथड का एक सवाल है। तो अब आप पहले अपने जहन में परसेप्शन बनाओ, अपने जहन में परसेप्शन बनाओ कि इधर देखें, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में सिर्फ फर्क ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों सेम है। इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, जबकि डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा एक सवाल है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा। इन दोनों में से किस मेथड को इजाजत दोनों की है? इजाजत दोनों की है। आप IS 7 ने दोनों की इजाजत दी है, आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर लो या इनडायरेक्ट, लेकिन IS 7 ने एक रिकमेंडेशन, एक रिकमेंड, जैसे आप शरीयत समझते हो ना, शरीयत में बहुत सारी चीजों की इजाजत होती है, लेकिन साथ साथ आपको वो मुफ्ती साहब बताते हैं ना कि ये चीज पसंदीदा है, ये चीज पसंदीदा है। फिर मैं बोल रहा हूँ, कई बार कुछ जगहों पर दो चीजों की इजाजत भी होती है, लेकिन साथ वो आपको तशरीह करते हुए बताते हैं ना ये फला चीज पसंदीदा है। तो IS 7 ने भी इन दोनों की इजाजत दी है, जिस मेथड को अपनाना अपना लो, लेकिन दिस इज पसंदीदा, ये उसका ये रिकमेंडेड मेथड है, ये उसको ज्यादा पसंद है, डायरेक्ट मेथड ज्यादा पसंद है, डायरेक्ट मेथड ज्यादा पसंद है IS 7 को, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। बच्चे ने कहा ऐसा क्यों है? मैंने कहा मैं जवाब नहीं दे रहा, मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड वीडियो आज से 1 साल या 1.5 साल पहले शूट की थी, 1.5 साल पहले एक 3 या 4 मिनट की वीडियो शूट की है विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ कंपनी, एक बड़ी लिमिट मल्टीनेशनल की, उसमें एग्जांपल, एक कहानी है पूरी, बहुत ही लर्निंग वाली वीडियो है। मैं अभी अभी सेंड करूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके दे सकते हो, कैश फ्लो के नाम से, उसको देखना तो तुम्हें गेम समझ में आ जाएगी, उसको देखोगे तो तुम तालियां बजाओगे इंशाल्लाह, ऐसी जबरदस्त बात है, ठीक है। इसको एक नजर लिख लो, इसको लिख लो, फिर मैं इसका सवाल कराता हूँ तुम्हें। लिख लिया? अब मैं आपके सामने एक सवाल पेश करने जा रहा हूँ, किट का एक सवाल पेश करने जा रहा हूँ, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्ट मेथड से बनानी है। देखो, किट का एक सवाल है, उसकी ये रहा ग्रेंजर के नाम से एग्जाम किट का MCQ है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्ट मेथड से बनानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्ट मेथड से बनानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्ट मेथड से बनानी है। सामने देखें, यहाँ देखें, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्ट मेथड से बनानी है।
अब डायरेक्ट मेथड के अंदर प्रॉफिट रिकंसिलेशन नहीं होगी, तो बस सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लो, हर चीज का इनफ्लो और आउटफ्लो, हर चीज का इनफ्लो। इधर देखो, सेल करो उसका इनफ्लो, वेजेस पे करो उसका पैसे, इन्वेंटरी खरीदो उसके पैसे। तो अब इस बार वो इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंटरी, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, बस हर चीज का असली कैश फ्लो, हर चीज का असली असली कैश फ्लो, असली असली। चलो आओ बिस्मिल्लाह। कह रहे हैं ग्रेंजर मेक्स ऑल सेल्स फॉर कैश एंड इट्स प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग द, ये देखो पढ़ो, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है ना, ये देखो सवाल में इतना साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इदारा डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। अब हाँ, एक सवाल आया, दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा जी, चाहे आप डायरेक्ट यूज कर लो इनडायरेक्ट, सारी एक्टिविटीज के आंसर हमेशा सेम आते हैं, बिल्कुल। चलो बिस्मिल्लाह, अब पैसों का आना और जाना, सिर्फ पैसों का आना और जाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज है मेरे पास कैश सेल्स, बताओ सबसे पहली चीज क्या है, कैश सेल्स। चलो ईमानदारी से बताओ, कैश सेल से पैसे आए होंगे या गए होंगे, आए होंगे ना, पैसे आए होंगे, कितना है, कैश सेल्स है आपके पास 212,500, 212,500, ओके। फिर कैश परचेजेस, कैश परचेजेस से पैसे गए होंगे 4,600, ओके। अच्छा बेटा, अब आपके पास आए कैश एक्सपेंसेस, बिल्कुल कैश एक्सपेंसेस से भी पैसे गए होंगे, 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 ओके। अब बेटा, अब एक चीज है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मेरे बच्चों, एक मिनट, अल्लाह करे तुम्हें याद हो, वैसे होना चाहिए तुम्हें, मैंने खुद कितने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाया जाएगा भी, कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट याद है। तो ये देखो मैंने आपके सामने एक अदद, ये देखें, एक अदद क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट तुम्हारे सामने बनाता हूँ, ये देखो, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट भी इसको बोलते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। देखो इधर देखो, बताओ पेबल एट दी स्टार्ट, ओपनिंग पेबल ये रहा, क्लोजिंग पेबल ये रहा, देखो 12,300 इज योर ओपनिंग पेबल, याद है, और क्लोजिंग पेबल कितना है, क्लोजिंग पेबल कितना है, 14,300, ठीक है। अब मुझे बताओ क्रेडिट परचेजेस कितना है, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस नजर आ रही है, सब बच्चे जहां बैठे हुए वहां आराम से क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाए, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनती है, परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट यहाँ आता है, देखो क्रेडिट परचेजेस यहाँ आता है, तुमने बचपन में कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ा हुआ है, कितना है भाई, 123780, सॉरी 123780, 123780, सही है। अब आप मुझे बताएं, इधर आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर, ये देखो भाई, देखो जब कैश परचेज करते हैं वो तो इमीडिएटली पैसे देते हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज वाले को भी तो पैसे देते हैं ना, क्रेडिट परचेज पे भी तो पैसे देते हैं, वो यहां से निकलेगा। चलो निकालो, इन दोनों को ऐड करके लेस करो, सही है। ये आ गया कैश पेड टू सप्लायर, ये भी पैसे आ गए हैं, पेमेंट है, ये भी पेमेंट है। अच्छा बेटा, अब एक ठंडे दिल से एक बात सोचो, कोई जज्बात में मत बहना, जज्बात में मत बह जाना। इधर देखो, तुमने इस बार जितनी भी इन्वेंटरी खरीदी, देखो कैश पे खरीदी और उधार पे खरीदी, सबके पैसे ले लिया तुमने, कैश वाली इन्वेंटरी और उधार वाली सबके एक्चुअल कैश फ्लोज ले लिए। अब बाकी सवाल में कहीं भी इन्वेंटरी गिवन होगी ना, वो सब बेवकूफ बनाने के लिए गिवन होगी, इंक्रीज और इन्वेंटरी और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम प्रॉफिट से शुरू नहीं कर रहे, यहाँ रिकंसिलेशन नहीं कर रहे, बस एक्चुअल पैसों का आना और जाना। तो इन्वेंटरी या तो कैश पे खरीदी जाती है या उधार पे, इन्वेंटरी या तो कैश पे खरीदी जाती है या उधार पे, इधर देखो इन्वेंटरी या तो कैश पे खरीदी जाती है या उधार पे खरीदी जाती है, सही है। हाँ, हाँ जी याद है, इन्वेंटरी या तो कैश पे खरीदी जाती है या उधार पर खरीदी जाती है, मेरी बात सुने, इन्वेंटरी या तो कैश पे खरीदी जाती है, उधार, हमने दोनों पैसे ले लिए, कैश वाले और उधार वाले दोनों पैसे ले लिए। तो अब इसके बाद मैं इन्वेंटरी की तरफ देखूंगा ही नहीं, आप बेवकूफ बनाने के लिए गिवन होगी, अब जो भी होगी। अब आओ, wages and salaries due, wages and salaries due at the start of the year and end of the year,
यार तुम लोग जब छोटे थे, पिछले कुछ अरसे पहले मैंने तुम्हें एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट पढ़ाया था। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट में तुम्हें वेजेस पेबल अकाउंट भी पढ़ाया है, रेंट पेबल, ये सारे अकाउंट बनाए थे, याद है? तो बेटा अब मैं देखो तुम्हारे सामने यहाँ एक अदद वेजेस पेबल अकाउंट बना रहा हूँ। एक अदद वेजेस, ये देखो वेजेस पेबल अकाउंट बना रहा हूँ, इधर देखो। बताओ मेरे पास ओपनिंग एक्रूड कितना है, यहाँ चेक करें। ओपनिंग एक्रूड है मेरे पास 1500। बताओ मेरे पास क्लोजिंग एक्रूड कितना है, 2300। अब बताएं वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ आता है, पीएनएल यहाँ आता है, कितना है? 34,600 याद है? ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताओ कैश कितना आया, वेजेस एक्चुअली पेड कितनी आई, कैश कैश वेजेस पेड कितनी आई? 33,800। 33,800 आपकी वेजेस पेड है। तो वेजेस पेड करोगे तो आउटफ्लो हुआ होगा ना, वेजेस पे करोगे तो आउटफ्लो हुआ होगा ना, लेस वेजेस पेड। 33,800। ठीक है, वेजेस पेड है 33,800। अब अब सवाल में वाहिद चीज है, कितनी है? 41120 कौन बोल रहे हैं? अच्छा वो फाइनल आंसर बोल रहे हैं, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ देखें बेटा, अब सवाल में आखिरी लाइन बेवकूफ बनाने के लिए कि मैंने देखें आपको इन्वेंटोरी एट दी स्टार्ट और एट दी एंड ऑफ द ईयर, मैंने देख के आंखें बंद कर लिया, मुस्कुरा दिया, मैंने कहा भाड़ में जाओ। अब मैंने इन्वेंटोरी खरीदने के एक्चुअल कैश फ्लोज ले लिए भाई, इस बार तो एक्चुअल पैसों का आना और जाना होता है, तो वो एक्चुअल पैसे ले लिए, तो बस आप इधर देखें। अब आप मुझे बताएं क्या मांग रहा है, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मांग रहा है, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बोलो भाई कितना है? 41120, ये आंसर है, ये आंसर है। चलो लिख लो। तो डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना, डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना, जबकि इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट रिकंसिलेशन, सफर उसमें शुरू होता है प्रॉफिट से और खत्म होता है कैश फ्लो पे। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, एक बच्चे का बिल्कुल सही सवाल आया है, और उसी का तो जवाब देने के लिए मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे बातों बातों में भेज भी दिया है। बच्चे ने बोला सर 99% कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज करती हैं और IS 7 को पसंद है डायरेक्ट मेथड।
रिकमेंडेड और पसंदीदा मेथड डायरेक्ट मेथड है, ऐसा क्यों? ये वो वीडियो देखोगे तो पता लगेगा ना, वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। वही तो ज़बरदस्त बात है। इसका जवाब छोटा-सा बताऊँ? इनडायरेक्ट मेथड में काम चोरी है, डायरेक्ट मेथड में आँसू निकल जाते हैं, इतने बड़े-बड़े आँसू निकलते हैं, इतनी मेहनत है कि कमर दर्द हो जाती है। लेट नाइट बैठना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को लेट लेट सेटिंग करनी पड़ती है। हमने अपनी आँखों से देखी है, कंपनी रात के 2-2 बज जाते थे एम्प्लॉइज़ को। डायरेक्ट मेथड वो ज़ालिम चीज़ है। तो हर अक्लमंद आदमी यही करेगा जब जब पैसे उतने ही मिलने के हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाने की है, तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, आसान है इनडायरेक्ट मेथड। वो वीडियो देखना, उसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है भाई, तुम्हारी आँखें खुली रह जाएँगी, ऐसा भी होता है। आँखें भी और मुँह भी। ये सवाल कर लिया, कॉपी कर लिया। अब आज की सवाल का एक आखिरी एमसीक्यू रह गया, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताऊँ? किट का मैंने हर मुश्किल चीज़ करा दी है। अब किट की आसान चीज़ें तुम लोग के लिए छोड़ दी हैं। मुश्किल चीज़ें सारी हो गई हैं, आसान छोड़ दी हैं तुम लोग के लिए फिर। एक सवाल रह गया, वो करा देता हूँ। कर लिया बेटा? मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन। चलो बिस्मिल्लाह। ये लो। ये वैसा ही सवाल है, अब जो सवाल मैं कर रहा हूँ हॉवर्ड कंपनी के नाम से, ये वैसा ही सवाल है यार जो हमने कल हेड्रियन और सार्जेंट, याद है? हेड्रियन, हाँ, हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। हेड्रियन और सार्जेंट के नाम से जो सवाल, हेड्रियन और सार्जेंट के नाम से जो सवाल कराया था, एक बच्चा कह रहा है उसे भूख लग रही है। तो ऑनलाइन क्लास में खाना-पीना करते रहा करो ना, साथ-साथ लेके बैठ जाया करो। मैं भी तो खा रहा होता हूँ साथ-साथ। बात सुने, मेरे बच्चों, कल तुमने हेड्रियन और सार्जेंट वाला जो सवाल किया था, उसमें तुम रिटेन अर्निंग के रास्ते पीबीटी निकालते थे उल्टा चढ़ के। रिटेन अर्निंग के रास्ते पीबीटी निकालते थे उल्टा चढ़ के, याद है? बस वैसा ही सवाल है, लेकिन बस पीबीटी नहीं निकालना, पीबीआईटी निकालना है। रिकॉर्ड पढ़ो। व्हाट इज द हार्वर्ड कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आपने रेशियोज पढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है पीबीआईटी। तो क्वेश्चन में निकालना है पीबीआईटी। बस ये आखिरी सवाल दिल से पढ़ लो, लग के पढ़ लो, इसको निपटा दो, बस खत्म हो जाएगा। सही है? अब सुनो, आपके पास एक चीज है 2006, एक 2007 है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि तुम्हें रिटेन अर्निंग का याद है? रिटेन अर्निंग का सोशी का रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना होता था। ये देखें, ये फॉर्मेट होता था। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आप लिखते थे, ऐड करते थे इसमें पीएटी, याद है? लेस करते थे ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, और फिर आपके पास आ जाती थी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। ठीक है बेटा? होश बहुत ज्यादा चाहिए, प्लीज कंसंट्रेट। यार आपको इस क्वेश्चन में आपको रिटेन अर्निंग की जगह एक वर्ड गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग एक ही चीज होती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग एक ही चीज होती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग एक ही चीज होती है। हाँ, राइट। अब मुझे बताएं, ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है? ओपनिंग रिटेन अर्निंग 2006 है, 2006 72,000 ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ये देख लो। और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है 82। ओपनिंग रिटेन अर्निंग है 72, क्लोजिंग 82 है, नजर आ रही है? ओपनिंग 72 है, क्लोजिंग 82 है। अब यार कल के सवाल आसान थे, आज टेक्निकल सवाल है। यार आपको डिविडेंड गिवन है, आपको डिविडेंड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है, डिविडेंड की भी ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है। ये मुझे समझानी है, बहुत अच्छी तरह समझानी है। देखो, डिविडेंड की ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है, नीचे लिखा हुआ है ऑल डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड एंड प्रपोज्ड बिफोर द ईयर एंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, ऑल डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड एंड प्रपोज्ड बिफोर द ईयर एंड। बेटा इधर देखें, सब देखें, यहाँ सामने देखें। यार
ये साल है आपका 31 दिसंबर 2006, सब बच्चे यहाँ देखें, और ये वाला साल है 31 दिसंबर X7, ठीक है। हाँ यार, पिछले साल देखो ओपनिंग डिविडेंड पेबल है 1200, देखो पिछले साल यहाँ ईयर एंड से पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। पिछले साल के, बहुत गौर से देखें बेटा, ये मजाक नहीं है, पिछले साल के एंड होने से पहले पहले डिक्लेयर हो गया डिविडेंड। आपको ये डायलॉग मैंने खुद लिखवाया था, वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम इट बिकम्स द करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो लास्ट ईयर जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा तो एंट्री बनी होगी, ये देखो रिटेन अर्निंग डेबिट 1200 और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 1200, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 1200, रिटेन अर्निंग डेबिट 1200 और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 1200। ये पिछले साल एंट्री बन गई होगी, ये पिछले साल ही एंट्री बन गई होगी और पिछले साल की रिटेन अर्निंग इससे कम हुई होगी। अब बताओ, इधर इस साल के एंड पे लायबिलिटी आ रही होगी 1200, इस साल के एंड पे 31 दिसंबर 2006 के एंड पे लायबिलिटी आ रही होगी 1200। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर पिछले साल हुआ है और ये पे होगा, ये पे होगा इस साल, ये पे होगा इस साल, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये जो 1200 वाला डिविडेंड है, इसकी डिक्लेयर की एंट्री तो लास्ट ईयर ही बनी है ना, इसकी एंट्री तो लास्ट ईयर ही बनी होगी ना। तो इसने लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग, इसने लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग यानी लास्ट ईयर की सोशी को हिट किया होगा। अब इधर देखो, इस साल के एंड पे, इधर देखें, इस साल के एंड पे डिविडेंड कितना है 1600। भाई यहाँ ईयर एंड से पहले फिर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इधर फिर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 1600। तो इस साल जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा 1600 का, तो इस साल की एंट्री बनी होगी रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 1600, सही है। अब आप मुझे बताएं, ये वाला डिविडेंड ईयर एंड पे लायबिलिटी में जाएगा, ईयर एंड पर ये अनपेड है 1600, ठीक है, और ये अगले साल पे होगा। अब आप अपनी अदालत, आपकी भी एक अदालत है, जमीर की एक अदालत है आपकी। देखो ये रहा अपना अकाउंटिंग पीरियड, मैंने रेड पेन से बॉर्डर बना रहा हूँ, ये देखो ये अपना अकाउंटिंग पीरियड है। अपने अकाउंटिंग पीरियड में रिटेन अर्निंग वाली एंट्री कितने से बन रही है, जरा मुझे लिख के बताओ यहाँ। अपने अकाउंटिंग पीरियड में रिटेन अर्निंग वाली एंट्री कितने से बन रही है? वेरी गुड, 1600 से रिटेन अर्निंग वाली एंट्री 1600 से बन रही है और रिटेन अर्निंग ही तो सोशी में जाता है, रिटेन अर्निंग ही तो सोशी में जाता है। तो बताओ हमारी इस साल की सोशी में, इधर देखो हमारी इस साल की सोशी में 1600 के डिविडेंड जाएंगे, हमारे इस साल की सोशी में 1600 के डिविडेंड जाएंगे। अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी सवाल हुआ नहीं है, प्लीज हिम्मत, आराम से देख लें, पहले डिविडेंड की कहानी को एक बार जहन नशीन कर लें, क्वेश्चन को देख के डिविडेंड की कहानी को एक बार जहन नशीन कर लें प्लीज, क्वेश्चन को देख के डिविडेंड वाली कहानी एक बार जहन नशीन, थोड़ा सा रिवाइंड फॉरवर्ड कर लें प्लीज, टाइम है हमारे पास। नहीं बेटा, पेड लेस नहीं होता, जो रिटेन अर्निंग वाली एंट्री है वो पोस्ट होती है, जो रिटेन अर्निंग वाली एंट्री है पोस्ट होती है। देखो रिटेन अर्निंग नजर आ रहा है, वो लास्ट वाले सवाल अलग थे। 1200 पिछले साल का डिविडेंड था, 1600 इस साल का डिविडेंड है। इस साल का डिविडेंड जो इस साल डिक्लेयर हुआ है वो लेंगे रिटेन। बेटा जरा सोचो, आप सोशी के रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बना रहे हो ना, आंखें खोलो, सोशी का रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बना रहे हो, तो इस साल की जो रिटेन अर्निंग की एंट्री है, रिटेन अर्निंग जिसमें डेबिट हो रही है, रिटेन अर्निंग डेबिट होने का मतलब कम हो रही है, रिटेन अर्निंग डेबिट होने का मतलब कम हो रही है, तो बस वो लेंगे। अब चलो, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का वली मुझे बताए पीएटी कितना आया। चलो भाई पीएटी निकाल लेते हैं, सुनो 1600 वहां जाके ऐड हो जाएगा, 1600 वहां जाके ऐड हो जाएगा और फिर 72,000 लेस होगा, 11,600 आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,600 आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,600 आ गया। अब अब मजेदार चीजें शुरू होती हैं, अब मजेदार चीजें शुरू होती हैं, सुने। एक बार पीएटी आ गया, इसको यहाँ से बाहर निकाल लो, याद है अपन बाहर निकालते थे यहाँ से, इधर ये आ गया तुम्हारा पीएटी, ये आ गया तुम्हारा पीएटी, कितना आया 11,600, पीएटी आया 11,600। अब याद है इसमें टैक्स एक्सपेंस एड बैक हो जाता था, इसमें टैक्स एक्सपेंस एड बैक हो जाता था, इसमें टैक्स एक्सपेंस एड बैक होता था। चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ,
मुझे बताओ, टैक्स की ओपनिंग लायबिलिटी भी है और क्लोजिंग लायबिलिटी भी है, एक्सपेंस क्या होगा बताओ। टैक्स की ओपनिंग लायबिलिटी भी है और क्लोजिंग लायबिलिटी भी है, बताओ एक्सपेंस क्या होगा। कल पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। ओपनिंग लायबिलिटी भी है और क्लोजिंग लायबिलिटी भी है, बताओ एक्सपेंस क्या होगा। क्लोजिंग लायबिलिटी एक्सपेंस होगा, बिल्कुल। ओपनिंग लायबिलिटी पे होती है, क्लोजिंग एक्सपेंस होता है। खुदा के लिए अब गलती नहीं होनी चाहिए यार, कोई घुस के पिटाई कर देगा तुम लोग की। यहां देखें, टैक्स एक्सपेंस आ गया 1500, और एक्सपेंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। चलो 11,600 में जरा 1500 ऐड करो, पीबीटी आ जाएगा। 11,600 में 15,000 ऐड करो, ये कितना बनता है? 26,600। अच्छा, नॉर्मल कैश फ्लो के सवाल के हिसाब से, नॉर्मल कैश फ्लो के सवाल के हिसाब से तो आपने पीबीटी निकाल दिया। नॉर्मल कैश फ्लो के सवाल के हिसाब से तो आपने पीबीटी निकाल दिया, लेकिन आपको इस सवाल में पीबीटी नहीं चाहिए, पीबीआईटी चाहिए। आपको इस सवाल में पीबीटी नहीं चाहिए बल्कि पीबीआईटी चाहिए। आपको चाहिए पीबीआईटी। बस एक आखिरी सवाल, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ढूंढना होगा। सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ढूंढना होगा, मैं ढूंढ दूंगा। आपने नहीं परेशान होना, मैं ढूंढ दूंगा। बस पहले इसको एक नजर देख लो, इसको एक नजर देख लो। मैं हमें पीबीआईटी निकालना है। चलो इधर देखें, इधर देखें, सामने देखें, सामने देखें। अब इधर देखो यार, आपने 10% के लोन नोट नजर आ रहे हैं आपको? देखो इधर देखो, 10% का लोन नोट, ओपनिंग 30,000 है, क्लोजिंग 40 है। देखो लोन नोट तुम्हारा ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 40 है। इसका मतलब क्या बताऊं, इस साल आपने नया लोन लिया है, इस साल आपने नया लोन लिया है। बड़ा फैसला कौन बातें करने जा रहा हूं, इधर देखें, यहां देखें। आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। ये देखें, ये है 31 दिसंबर X6 बेटा देखें, और ये 31 दिसंबर X7 है। पूरी क्लास बोर्ड पे देख ले। यहां आपका लोन था 30,000 का और यहां लोन 40 का है। प्लीज जमीर की अदालत को जिंदा रखो, दिल को जिंदा रखो। इसका मतलब आपने इस साल एक नया लोन लिया है, इस साल एक नया लोन लिया है 10,000 का। अब सारा फैसला डिपेंडेंट है लोन कब लिया है, सारा फैसला डिपेंडेंट है लोन कब लिया है। सवाल में पढ़ो, चलो पढ़ो। The additional 10% loan notes were issued on 1st of January X7। बेटा साल के पहले दिन ही लोन ले लिया, साल के पहले दिन ही लोन ले लिया। देखो नया लोन, इधर देखो, इधर तो देखो। ईयर के स्टार्ट, लास्ट ईयर के एंड पे 30,000 का लोन था, इस साल के बिगिनिंग में 10,000 का और लोन लिया, तो साल के पहले दिन ही 40,000 हो गया होगा ना यार। लास्ट ईयर के एंड पे 30 था और इसी साल के पहले दिन 10,000 का और लोन ले लिया, तो साल के पहले दिन से ही लोन 40,000 हो गया ना। जब साल के पहले दिन से ही लोन 40,000 हो गया, तो इस पूरा साल सामने वाली पार्टी के 40,000 यूज किए, इस पूरा साल सामने वाली पार्टी के 40,000 यूज किए। जब पूरा साल सामने वाली पार्टी के 40,000 यूज किए, तो आउटस्टैंडिंग लोन जो पूरे साल का होगा वो 40,000 होगा। 40,000 का 10% ले लो, 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। ये तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये 4,000 तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस तुम एड बैक जैसे ही करोगे ना, तो मेरे बच्चों तुम पीबीटी तक पहुंच जाओगे, तुम पीबीटी तक पहुंच जाओगे 30, पीबीआईटी तक पहुंच जाओगे 30,600। 30,600 तुम्हारा आंसर है, 30,600 तुम्हारा आंसर है। देख लो भाई, 30,600 तुम्हारा आंसर है, सही। अच्छा बेटा, एक चीज इसमें पूछ सकते हैं, कोई बच्चे के जहन में आ सकता है, अगर ये नया लोन ईयर के मिड में इशू हुआ होता, अगर ये नया लोन ईयर के मिड में इशू हुआ होता, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट अलग निकलता, अगले 6 महीने का अलग निकलता। अगर ये नया लोन ईयर के मिड में इशू हुआ होता, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट अलग निकलता, अगले 6 महीने का अलग निकलता। सही है, इतना आप लोगों को अब आना चाहिए, वरना यार मैं यही बोलूंगा शर्म करो, और कुछ नहीं बोल सकता। चलो कॉपी कर लो, कॉपी करो, ये सब कॉपी करो। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कल मैंने आपको इसके जैसे 2 सवाल पहले करा चुका हूं।
ये क्वेश्चन कैप्लन की किट में है मेरे बच्चों, कैप्लन की किट का सवाल था, कैप्लन की। एक बच्चा पूछ रहा है इंटरिम डिविडेंड का एक वर्ड है बेटा, मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया, जब बताऊंगा तो मैं डिविडेंड अलग से भी एक बार पढ़ाऊंगा, बहुत तफसील से पढ़ा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, डरो मत। ठीक है, कर लिया भाई, समझ में आ गया, बताओ, बोलो, रिप्लाई तो कर दो यार, कितने तुम लोग मतलबी हो गए हो यार, अजीब ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जवाब दे दिया करो, बोल दो नहीं समझ में आया, जाओ साफ साफ बोल दो क्या बुराई है। लिख लो लिख लो लिख लो। क्वेश्चन देख लें भाई, एक बच्चे ने क्वेश्चन देखना चाहता है, ये देख लो। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, अब तुम लोगों ने क्या करना है, मैंने अपनी तरफ से, मेरी तरफ देखें, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था बता दिया तुम्हें, कब सवालात करा दिए, एग्जाम किट के जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, थ्योरी सब बता दी, एक छोटी वीडियो भी भेज दी, वो भी जरूर देखना। ठीक है, आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आपने एग्जाम किट करनी है, सारी किट्स भी आप लोगों को भेज दी है, एग्जाम किट्स करनी है, दोनों किट्स के ओटी केसेस बड़े छोटे लंबे छोटे सारे सवाल कर लेने हैं, सही है, ओके राइट, आपने सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं, और फिर आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम दे सकें। अब आप लोगों को पता है एग्जाम भी आप लोग के होंगे, ठीक है,